आज के वीडियो में 12th क्लास के सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम 12th क्लास का जो लेटेस्ट सिलेबस है, बोर्ड ने जो पोर्शन हटा दिया है, जो डिलीट कर दिया है, उसकी चर्चा करेंगे और अब जो महीने वाइज सिलेबस, नया सिलेबस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अप्रैल महीने के सिलेबस से। अप्रैल महीने में इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र हमने करना है और इसकी पहली और दूसरी यूनिट हमने करनी है, जिसमें कोई चेंज नहीं है। जो पहले सिलेबस था, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट अप्रैल महीने का, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं मई महीने के सिलेबस की। मई महीने में हमने सेकंड यूनिट करनी है और थर्ड यूनिट करनी है, और मई महीने के सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं है। जो पहले सिलेबस है उसमें से कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है। अप्रैल महीने में भी और मई महीने में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। जो सिलेबस है एज इट इज है। उसके बाद जून में भी ग्रीष्म अवकाश की वजह से सेम है। जुलाई में एक परिवर्तन है। सबसे पहला जो परिवर्तन है, सबसे पहले जो पोर्शन डिलीट किया गया है वो जुलाई में है। जुलाई में यूनिट जो थर्ड है उसमें जो पोर्शन डिलीट किया गया है वो बता देता हूँ मैं आपको। पैमाने का प्रतिफल, ये पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। तो जुलाई में यूनिट 3 में जो लास्ट में जो डिलीट किया गया है पोर्शन, वो डिलीट किया गया है पैमाने के प्रतिफल। तो जो उत्पादन वाला पार्ट है, उत्पादन के नियम वाले में कारक के प्रतिफल वाला पोर्शन तक है। उसके बाद सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद, वक्र, इनकी आकृतियाँ भी हैं, कुल उत्पाद, और इसमें जो हटाया गया है वो हटाया गया है पैमाने के प्रतिफल। मतलब दीर्घकाल में जो उत्पादन का पैमाने के प्रतिफल जो हमें प्राप्त होते हैं वो पोर्शन हटा दिया गया है। अल्पकाल में उत्पादन करना है सिर्फ, दीर्घकाल में हमें पैमाने के प्रतिफल जो प्राप्त होते हैं वो पोर्शन हटा दिया गया है यूनिट थर्ड का। उसके बाद अगर हम बात करें चौथी यूनिट की, यूनिट 4 में से पूर्ति की कीमत लोच, ये भाग हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, और इसकी जो ज्यामिति विधि थी वो भी सिलेबस में नहीं है। तो पूर्ति वक्र सिलेबस में है। जो पूर्ति की कीमत लोच है और उसकी जो विधियां हैं, उसकी जो श्रेणियां हैं, वो पूरा पोर्शन सिलेबस से हटा दिया गया है। तो पूर्ति की कीमत लोच, ये जुलाई महीने में परिवर्तन थे, 2 परिवर्तन, एक यूनिट 3 का और एक यूनिट 4 का। अगस्त महीने के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। यूनिट 5 जैसे पहले थी, अगस्त महीने में वही भाग करना है, कोई भी पोर्शन हटाया नहीं गया है। अगस्त महीने का जो पहले सिलेबस होता था वही सिलेबस अब है, कोई चेंज नहीं अगस्त महीने में। तो ना अप्रैल में कोई चेंज, ना मई में, ना जून में, ना अगस्त में। अभी हमने देखा कि जुलाई में केवल 2 परिवर्तन थे, यूनिट 3 और यूनिट 4 में। आगे चलते हैं सितंबर महीने की तरफ, तो देखते हैं सितंबर में क्या चेंज है। सितंबर महीने में जो हमने यूनिट 5 का शेष भाग करना था उसमें एक चेंज है। उसमें एकाधिकार फर्म का अल्पकालीन संतुलन, ये हटा दिया गया है। अन्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, ये सारा हिस्सा हटा दिया गया है। अब सितंबर में केवल जो रह गया है सिलेबस वो है अल्पकाल में फर्म का व्यवहार, ये हिस्सा रह गया है। तो यूनिट 5 में से एकाधिकार फर्म का अल्पकालीन संतुलन, ये हटा दिया गया है। अन्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, ये भी हटा दिया गया है। तो सितंबर में जो हिस्सा रह गया है वो है अल्पकाल में फर्म का व्यवहार। आगे बात करते हैं, अक्टूबर के महीने में एक करेक्शन है। केवल एक हिस्सा, एक छोटा सा टॉपिक हटाया गया है और वो है मुद्रा नीति के उपकरण। इसके अलावा और कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। इसी तरह से अगर नवंबर की बात करें तो नवंबर का सिलेबस में से भी कोई हिस्सा नहीं काटा गया है, डिलीट नहीं किया गया है। तो अक्टूबर और नवंबर महीने में जो दूसरा पार्ट है इकोनॉमिक्स का, भाग 2, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट और साथ के साथ जो फोर्थ यूनिट है
4 यूनिटों में मुद्रा नीति के उपकरण को छोड़कर और कोई परिवर्तन नहीं है, केवल यही एक परिवर्तन है। उसके बाद हम बात करते हैं दिसंबर के महीने के सिलेबस की। दिसंबर में जो सिलेबस है यूनिट 5 की अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें से एक हिस्सा काटा गया है। जो हमारा विदेशी विनिमय दर वाला पार्ट है उसमें से विनिमय दर प्रबंधन वो काटा गया है और साथ के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव। तो उसमें से विनिमय दर प्रबंधक और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ये हिस्सा काटा गया है, पूरा पाठ नहीं काटा गया है। विनिमय दर का ये हिस्सा काटा गया है पाठ का। आगे बात करते हैं जनवरी महीने के सिलेबस में। जनवरी महीने के सिलेबस में से कुछ हिस्से हटाए गए हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। जनवरी का जो सिलेबस होता था, अब जनवरी में सिर्फ रिवीजन करनी है और फरवरी में भी रिवीजन करनी है। जनवरी का जो पहले सिलेबस होता था वो सारा हटा दिया गया है। इसमें खुली अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण, राष्ट्रीय आय का तादात्म्य, संतुलन की स्थिति, व्यापार शेष, व्यापार घाटा, बचत और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जनवरी महीने का सिलेबस निर्धारित कर रखा था और उसमें भुगतान शेष वाला जो पार्ट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, वो अब सिलेबस में हटा दिया गया है, उसका सारा हिस्सा। तो ये जनवरी का चेंज है, फरवरी में रिवीजन है और मार्च में एग्जाम। इस प्रकार हम देखते हैं कि 12th इकोनॉमिक्स में पूरा का पूरे पाठ कोई हटाने की बजाय कुछ कुछ हिस्से करके हटाए गए हैं, इसलिए हमें सिलेबस को ध्यान से करना है। हाँ, जो भुगतान शेष वाला पार्ट है उसका अधिकतर हिस्सा लगभग हटा दिया गया है, उस पाठ में से कुछ नहीं आएगा। माइक्रो और मैक्रो के अगर चैप्टर वाइज परिवर्तन की बात करें, डिलीटेड सिलेबस की बात करें, तो जो पहला भाग है अर्थशास्त्र का, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसके 1 से 6 पाठों तक कोई परिवर्तन नहीं है। 7वां पाठ है जो उत्पादन के नियम, उसमें परिवर्तन है। 7th चैप्टर है, 7वां लेसन है जो, उसमें से पैमाने के प्रतिफल घटाया गया है। पहले 6 चैप्टर तक अर्थात जो पहली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट है, तीनों में मिलाकर केवल यह परिवर्तन है। पहले 7 चैप्टर हैं जो माइक्रो के, पहले 3 चैप्टर फर्स्ट और सेकंड यूनिट में आते हैं और जो चौथा, 5वां, 6वां और 7वां 4 चैप्टर हैं ये तीसरी यूनिट में आते हैं। तो थर्ड यूनिट में एक चेंज है, 7 चैप्टर में पैमाने के प्रतिफल ये हिस्सा हटाया गया है। उसी तरह अगर माइक्रो की बात करें, व्यष्टि की बात करें, 8वें चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, 9वें चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, 10वें चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। जो 11वां चैप्टर है, यूनिट 4 में आता है ये, 11वें चैप्टर में जो पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत है, इसमें से पूर्ति की लोच को भी हटा दिया गया है और पूर्ति की लोच की जो ज्यामिति विधि है, ज्योमेट्रिकल मेथड है, उसको भी हटा दिया गया है। तो मेरे हिसाब से पूर्ति की जो लोच वाला पूरा ही पोर्शन इसमें हटा दिया गया है, क्योंकि ना तो पूर्ति की लोच उसमें आएगा, ना उसकी कोई विधि आएगी, ना ज्योमेट्रिक विधि आएगी। तो इसमें केवल पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति वक्र का निर्धारण और पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति वक्र कैसे निर्धारित होता है ये करना है 11 चैप्टर में। उसके बाद जो 12वां चैप्टर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो 13वां चैप्टर है उसमें जो गैर प्रतियोगी बाजार हैं, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार, तो उनमें काफ़ी परिवर्तन है। और मुझे लगता है वैसे इनमें से 13वें पाठ में से कोई प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पर केवल जो एकाधिकार है, एकाधिकारी प्रतियोगिता है, अल्पाधिकार है, केवल उनकी विशेषताएं की जा सकती है, डिटेल में और कोई प्रश्न नहीं आएगा। वैसे तो वो भी नहीं आएंगी, लेकिन क्योंकि आगम वाले पाठ में जो मांग वक्र है वो AR और MR वक्र है वो हमने देख लिया, तो इसलिए एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, उनकी विशेषताएं वहाँ उस तौर पे आ गई कि आगम वक्र का आकार जो है वो कैसा होता है। तो AR और MR वक्र उसमें आ गया आगम वाले पाठ में, एकाधिकार का भी और एकाधिकारी का भी। तो केवल वो किया जा सकता है और इसमें से 13वें पाठ में से लगभग ज़्यादातर हिस्सा कट गया है 13वें पाठ में से मेरे हिसाब से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर हम देखें तो 7th में चेंज है पाठ में, 11th में और 13 में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के 7वें पाठ में चेंज है, 11वें पाठ में चेंज है और 13वें पाठ में। 3 पाठों में चेंज है व्यष्टि अर्थशास्त्र में और किसी पाठ में कोई चेंज नहीं है। आगे चलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की तरफ, मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें 5 पाठ आते हैं, 1 से लेकर 5 पाठ, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है।
दूसरे यूनिट में छठा और सातवां दो पाठ आते हैं, इनमें परिवर्तन है। इनमें जो मुद्रा के जो मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो उपकरण आते हैं, मौद्रिक नीति के उपकरण, ये इसमें नहीं है सिलेबस में। मौद्रिक नीति के उपकरण मुद्रा वाले पाठ में भी था और जो बैंक के जो मौद्रिक नीति है उसमें भी आता था। तो ये देखा जाए तो जो मौद्रिक उपकरण है मौद्रिक नीति के, वो सिलेबस में अब नहीं है। और मेरे हिसाब से बैंक वाले चैप्टर में भी जो व्यापारिक बैंक है उनका केवल एक जो क्रेडिट क्रिएशन जो साख निर्माण वाला हिस्सा है वो आएगा। हाँ, आरबीआई वाला पोर्शन है सिलेबस में, तो जो रिजर्व बैंक वाला है, केंद्रीय बैंक वाला है, वो पोर्शन है। वाणिज्य बैंक का केवल जो वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, साख का निर्माण करते हैं, वो हिस्सा है सिलेबस में। बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में चैप्टर 8 है, जो 8 चैप्टर, उसमें कोई चेंज नहीं। चैप्टर 10 में कोई चेंज नहीं, लेकिन जो चैप्टर 9 है, आय रोजगार उत्पादन के संतुलन स्तर का निर्धारण है, जो यूनिट 3 का जो 9 चैप्टर है, उसका जो हिस्सा है थोड़ा बहुत वो हमारे सिलेबस से कटा हुआ है। उसमें एक चेंज है, इसमें जो हम राष्ट्रीय आय का निर्धारण करते हैं उसमें खुली अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण ये कटा हुआ है और राष्ट्रीय आय का तादात्म्य ये कटा हुआ है। तो इसमें भी चेंजेज है। उसके बाद जो अंतिम चेंज है वो है मैक्रो की 5th यूनिट में जो भुगतान शेष वाला पार्ट है उसका अधिकतर हिस्सा कटा हुआ है। तो ये कुल मिलाकर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में 12th में जो चेंजेस हुई हैं वो हैं। तो बच्चे जब भी सिलेबस करें ध्यान से करें और इन चेंजेस को ध्यान में रखें। धन्यवाद।